गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप सब कुछ सही चल रहा होगा। दिल्ली में तो थोड़ा सा वेदर ख़राब है। तो चलिए, आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट 3 देखते हैं और आज इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे। थोड़ा सा ही है, थोड़ी देर का ही वीडियो होगा। तो जो हमारा अगला टॉपिक है ये वो होगा डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी कैसे हुआ। So far, we have examined facts of the Harappan civilization in the context of how archaeologists have used the evidence for material remains to piece together part of the fascinating history। तो अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा है कि अ, जो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने जिन जिन सामानों को खोजा था उससे वो एविडेंस जो जो इनको एविडेंस मिला था तो उनसे वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस तरीके से यूज किया जाता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा। तो अभी तक सिर्फ ये लोग ये बता रहे थे कि मटेरियल्स से क्या चीज़ें होती होंगी और फैसिनेटिंग हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल रहा था। हाउएवर देयर इज़ अनदर स्टोरी एज वेल अबाउट हाउ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर द सिविलाइजेशन। एक अलग स्टोरी भी है कि सिविलाइजेशन का डिस्कवरी कैसे हुआ। मेजरली यहाँ पे 3 पीपल्स के नाम आपके सामने आएंगे। सबसे पहला जो नाम है वो कनिंगम सर का है, अलेक्जेंडर कनिंगम। When Alexander Cunningham, the first Director General of ASI, ASI का होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए भी याद रखना है कि सबसे पहला डायरेक्टर जनरल कौन था। तो ये थे मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ये आपके सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे मेजर कनिंगम। ये आपको याद रखना है। आर्कियोलॉजिस्ट प्रिफर टू यूज़ द रिटन वर्ड्स। अब देखो उस टाइम तक में क्या होता था, आर्कियोलॉजिस्ट रिटन वर्ड पे ज़्यादा प्रेफर करते थे एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इनफैक्ट कनिंगम मेन इंटरेस्ट वाज इन आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक सी 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी BCE तक था। तो इनका जो कनिंगम सर का जो मेन इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी में वो 6th सेंचुरी सी BCE से लेकर के 4th सेंचुरी CE तक था। और जो हमारा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ये कब का है, ये तो 1900 BC तक में ख़त्म हो चुका था सब कुछ। तो ये तो उन टाइम लाइन में फिट ही नहीं बैठ रहे हैं। एंड लेटर पीरियड और उन उसके बाद का पीरियड 4th सेंचुरी के बाद के पीरियड में इन्हें इंटरेस्ट था। 6th सेंचुरी BC से पहले में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था या फिर इन्हें पता भी नहीं था। अब पता होगा भी तो मेसोपोटामिया के बारे में पता होगा, कोई कोई न्यू सिविलाइजेशन के बारे में इन्हें कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। Use the account led by the Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th century CE to locate the early settlement। अब ये क्या करते थे, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे, जो पिलग्रिम्स वो होते हैं जो रिलीजियस पर्पस के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। पिलग्रिम पिलग्रिम करने के लिए जाते हैं, कोई अपना जो भी उनका रिलीजियस पर्पस होगा, कोई यदि भगवान होंगे उनके यहाँ पर तो वो यहाँ पर एक टाइप से आप कह सकते हो पूजे पूजा पाठ करने के पर्पस से यहाँ पे आते होंगे। तो वो एक पिलग्रिमेज करने के लिए आज जो चाइनीज़ आते थे वो अपने नोट्स भी साथ साथ लिखते जाते थे कि हम जब गए वहाँ पे कौन कौन से सेटलमेंट थे। तो ये मेजर कनिंगम मेजरली उन्हीं पे रिलाय रहते थे अ, और उनके द्वारा ही बताए गए सेटलमेंट्स को ध्यान में रखते थे। कनिंगम ऑल्सो कलेक्टेड द डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस टू फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करा, चाइनीज़ चाइनीज़ में लिखी हुई थी ना, उन्हें उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। देन उनको सेटलमेंट्स के बारे में पता चला, वो भी 4th सेंचुरी के बाद की सेटलमेंट्स। When exhibit site, he tended to recover artifacts that he thought has cultural value। तो इन्होंने जब उन सभी चीज़ों को, क्योंकि चाइनीज़ पिलग्रिमेज के द्वारा छोड़े गए नोट्स थे तो उन्हें ये कल्चरल वैल्यू से ही लेस लगा। क्योंकि कोई यहाँ पे पूजा पाठ करने आ रहा है तो कल्चरल सीक्वेंस में ही आ रहा होगा, क्योंकि किसी का कल्चर चाइनीज़ कल्चर हो सकता है, यहाँ से बिलोंग करता हो या फिर उनका कोई पूर्वज यहाँ पे रहता हो, तो वो एक कल्चरल प्रेफरेंस में इसको जोड़ के देख रहे हैं कनिंगम सर। अब देखो कनिंगम सर को जो सील मिला है, कनिंगम स्केच ऑफ द फर्स्ट नोन सील फ्रॉम हड़प्पा। तो कनिंगम को जो सबसे पहला सील मिला था हड़प्पन साइड से ये वाला मिला था, लेकिन वो इन्हें टाइमलाइन में फिट करना ही भूल गए और इसे एक चाइनीज़ टाइमलाइन में फिट कर दिया और ये बता दिया कि ये 4th सेंचुरी से बात की है। अब देखो ये जो हड़प्पन सील हमने फर्स्ट जो आपके बुक के पहले ही पेज में दिया हुआ है, ये वाला पिक दिया हुआ है आपका। अब देखो कितने सिमिलर हैं, सेम ही टाइप से मिला हुआ था, एनिमल मोटिव है, फिश हैं और भी। तो वो इसको टाइमलाइन में बैठा नहीं पाए, यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, इन्होंने टाइमलाइन को मेंटेन नहीं रख पाए।
A new old civilization subsequently seals were discovered at Harappa by the archaeologists such as Dayaram Saini in early decades of 20th century. 20th centuries के early decades में दयाराम सैनी को जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें सील्स मिला। अर्ली डेकेट्स आप कह सकते हैं 1910 या फिर 20 सब में इनको इनको क्या मिला, सील्स का वहाँ पे मिला। और इन लेयर दैट वी आर डेफिनेटली मच ओल्डर दैन अर्ली हिस्टोरिक लेवल। और वो हिस्टोरी तब तक तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का नामो निशान भी नहीं था। तो उन्हें ये लगा कि नहीं, ये जो है कि चाइनीज़ पिलग्रिमेज के द्वारा छोड़ा गया जो नोट्स है उसके हिसाब से ये नहीं है, ये बहुत ही पुराना है ये। It was then that their significance began to realize. Another archaeologist, Rakhal Das Banerjee, ये भी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है, found similar seal at मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में भी राखाल दास बनर्जी को सील मिली, leading to the conjecture that these sites were part of single archaeological culture. अब देखो, तो इन सब फाइंड जो रखाल दास बनर्जी को, दयाराम सैनी को जो फाइंड्स मिले हैं, इन सब के ऊपर अब क्या हुआ कि बेस्ड ऑन दिस फाइंड इन 1924, अब ये डेट आपको याद रखना है, 1924, जॉन मार्शल, ये भाई साहब, ये जो आप देख रहे हैं, जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। अब देखो, तो कनिंगम सर के पास सबसे पहला सील तो आया था, लेकिन उन्होंने टाइमलाइन में एक तो बैठा नहीं पाए, और जो इसका क्रेडिट था वो खुद ले भी नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने तो उनको चाइनीज़ पिलग्रिमेज के टाइम पीरियड में जोड़ दिया इस सील को, और बोल दिया कि ये तभी की सील है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की है ही नहीं। लेकिन सबसे पहला जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने ही अनाउंस किया कि न्यू सिविलाइजेशन मिला है हमें इंडस वैली नाम करके टू द वर्ल्ड को, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले जॉन मार्शल ने। हालांकि सबसे पहले ये कनिंगम थे, लेकिन इन्होंने वो मौका गवा दिया, और जो दूसरे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, जॉन मार्शल, इन्होंने वर्ल्ड को बताया न्यू डिस्कवरी के बारे में। As S.N. Roy noted in the Story of Ancient Archaeology, Marshall left India। आप देखो, एस एन रॉय की जो एक बुक है, आप कह सकते हो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसमें उन्होंने एक चीज़ मेंशन करा है कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मार्शल लेफ्ट इंडिया मतलब मार्शल ने इंडिया को अब 3000 ईयर ओल्डर बना दिया, कि अब इंडिया नया नया नहीं जन्मा है, ये 3000 साल पुराना इंडिया है, ये नया नया इंडिया नहीं है। This was because similar till then unidentified seal were found at excavation at Mesopotamian site। तब तक क्या हो रहे थे, सील्स जो मिल रहे थे वो मेसोपोटामियन साइट पे मिल रहे थे। इट वाज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन बट आल्सो ऑफ वन कंटेम्परेरियस विथ मेसोपोटामिया। अब देखो, इस टाइम में क्या हुआ, वर्ल्ड को न्यू सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी, और साथ में ये भी पता चला कि वो मेसोपोटामिया के ही टाइम पीरियड में थी। ये भी पता चला, नई बात थी दोनों, और ये जॉन मार्शल सर ने ही बताया सबसे पहले। लेकिन इन्होंने भी कुछ गलतियाँ की। अभी इन्होंने क्या गलतियाँ कर दी भाई। इनफैक्ट जॉन मार्शल स्टिंट एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई मार्क्ड अ मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी। जॉन मार्शल ने ऑब्वियसली अब न्यू सिविलाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड को, तो मेजर चेंज तो आएगा इंडियन आर्कियोलॉजी में। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। तो ये सबसे पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट है जो इंडिया में उस टाइम पे काम कर रहे थे। ओके, एंड ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीक एंड चर्ट ऑफ द फील्ड। अब इन्होंने पहले ग्रीक में और चर्ट में भी काम करा हुआ था, तो उसका भी एक्सपीरियंस इन्होंने अपने साथ में लाया और काम में लगाया। More importantly, through like Cunningham, he too was intercepted to spectacular find। He was equally keen to look for patterns for everyday life। अब ये भी everyday life से पैटर्न खोजते थे। मान लो आपको एक ऑर्नामेंट मिली, ज्वेलरीज मिली, तो वो उसको एवरीडे लाइफ से रिलेट करते थे कि क्या ये इसका एवरीडे लाइफ में यूज़ होता होगा। वो फिर आज से भी रिलेट करते थे, आज इस चीज़ का क्या यूज़ में आ रहा है, क्या वो एवरीडे लाइफ में तभी यूज़ होता होगा। तो ये वही उन्हीं सब चीज़ों पे कनिंगम सर की तरह पैटर्न खोजने में रहते थे एवरीडे लाइफ से। कोई भी सामान मिलता था, तो कोई नया चीज़ मिला तो वो उनके बारे में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, वो बस उसको एवरीडे लाइफ में जोड़ते थे। इसका एवरीडे लाइफ में क्या काम होता होगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का क्या काम होता होगा, बस वो इसी चीज़ों का ध्यान रखते थे। अब इन्होंने एक चीज़ गलती कर दी। क्या गलती कर दी, मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग अ regular horizontal unit measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the site। अब ये stratigraphy of the site क्या है, और ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं horizontal unit, तो अभी ये सब चीज़ मैं बताता हूँ आपको। This mean that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together even if they were found a different stratigraphic layer। as a result valuable, अच्छा, ये valuable information about the context these find were stable lost। तो ठीक है,
यहाँ तक यहाँ पे क्या इतनी सारी बातें हुई है मैं सब आपको बताता हूँ। पहले तो ये आप देख लो, द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ अ स्मॉल माउंड। स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द स्मॉल माउंड क्या है? तो पहले आप ये फोटो देखो, अब इससे समझो स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है और ये जॉन मार्शल ने क्या गलती करी है। जॉन मार्शल सर क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल यूनिट में इसको एग्जीवेट करते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टल यूनिट में, मतलब सीधी लकीर में इसको एग्जीवेट किया एक्स एक्सिस पे। और इन सब चीज़ों को जो जो भी चीज़ मिली यहाँ पे उसको एक ग्रुप बना दिया और इसको ये बोल दिया कि यार ये तो आपकी लेटर हड़प्पा की है। उसके नीचे फिर जो मिला ये मैच्योर हड़प्पा की है। उसके नीचे फिर जो मिला उसके नीचे फिर जो मिला पूरा, उसको बोल दिया ये अर्ली हड़प्पा की है। तो यहाँ पे गलती क्या कर रहे थे ये सब तो सही लग रहा है भाई, तो गलती क्या कर रहे हैं सर? सर बहुत बड़ी चीज़ गलती कर रहे थे। अब देखो इसमें लिए आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी समझना होगा। ये कोई फाउंडेशन है, आप समझ लो कोई भी फाउंडेशन हो सकती है, कोई स्टैचू वगैरह कोई भी कुछ भी है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये ऊपर में सॉयल है। समय के साथ क्या होगी, यहाँ पे फ्लड्स आएंगे, विंड चलेगी, उससे क्या होगा, सॉयल इरोजन होगा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉयल इरोजन होता गया और ये सारे जो यहाँ पर जो मिट्टी के टीले बने हुए थे ये उड़ के नीचे आ गए। और जो यहाँ पे फाउंडेशन था वो भी तो नीचे आएगा ना, तो वो भी ऐसे यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आ गया और जो मिट्टी थी इसके ऊपर आ गई। असल में ये फाउंडेशन कब की थी, असल में तो ये काफ़ी नई फाउंडेशन है, लेकिन अब ये क्या हुई, नीचे चले गई। तो अब ये पुरानी फाउंडेशन तो बन जाएगी ऑब्वियसली, वही बात है। तो अब सर यहाँ पे क्या कर रहे थे, जॉन मार्शल सर हॉरिजॉन्टल यूनिटी में खोज, मान लो इस लेयर में उन्हें कुछ चीज़ें मिली, तो उन्होंने इसको एक ग्रुप बना दिया कि यार ये तो लेटर हड़प्पा की है। लेकिन लेटर हड़प्पा का तो ये स्टैचू भी है जो कि अब नीचे चला जा चुका है। अब जो इन्होंने यहाँ पर खोजा, अब इसको बोल दिया कि ये तो मैच्योर हड़प्पा का चीज़ मिला हुआ है, ये मैच्योर हड़प्पा का चीज़ है। तो ये स्ट्रेटोग्राफी को इग्नोर कर रहे थे कि टाइम के साथ चीज़ें नीचे चली गई हैं, जो कि हो सकता है वो नई ही चीज़ें हों लेकिन वो अब नीचे चली गई हैं। तो इस चीज़ में जॉन मार्शल सर फेल हो गए और सही से टाइमलाइन में उसको बैठा नहीं पाए। असल में तो ये आपको होनी चाहिए किसकी, लेटर हड़प्पा की चीज़ होनी चाहिए, ये तो ऊपर में थी ना। तो अगर यदि ये इसी तरह रहती तो ये हमें तो यहाँ से साफ पता चल रहा है ये तो अर्ली हड़प्पा की होगी, लेटर हड़प्पा की होगी। फिर यहाँ से जो नीचे मिलेगा वो मैच्योर हड़प्पा अर्ली हड़प्पा की होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि मिलियन थाउजेंड्स ऑफ ईयर यहाँ पे बीत जा चुके हैं। मिलियनम एक 2-3 मिलियनम बीत चुके हैं। मिलियनम क्या होता है, 1 मिलियनम इज इक्वल टू 1000 ईयर्स होते हैं। तो 4-5 मिलियनम बीत चुके थे। मिलियनम के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हुआ, फ्लड हुआ, उससे जो ऊपर की मिट्टी थी ये नीचे आ चुकी है। तो जो फाउंडेशन था वो नीचे जा चुका है और वो उस ग्रुप में जाके मिल चुका है और सेम ग्रुप में नहीं रहा। यही होता है स्ट्रेटिग्राफी। तो ये देखो मोर रिसेंट, जो जो ऊपर में चीज़ें मिलेंगी वो मोर रिसेंट होगी, ऑब्वियसली सही बात है। जो नीचे में बीच में मिलेंगी वो बीच की होगी और जितना नीचे जाते जाओगे वो उतना एंशियंट होता जाएगा, ये सही बात है। लेकिन स्ट्रेटिग्राफी को भी मेंटेन करना होगा। कुछ चीज़ें क्या होगी, समय के साथ जो यहाँ पर चीज़ें होंगी वो समय के साथ हो सकता है नीचे आ जाए। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई जा रही थी। एज अ रिजल्ट वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फाइंड वाज इरिटेबल लॉस्ट, तो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों का लॉस्ट हो गया। ओके, तो यही थी स्ट्रेटिग्राफी। ऐसे तो एग्ज़ाम में इसके बारे में कुछ खास पूछा नहीं जाता है, लेकिन तब पर भी आप लोग याद रखो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है एक। तो अभी तो इन्होंने गलती कर दिया, इन भाई साहब ने तो गलती कर दिया, तो उनको सुधारने के लिए ये भाई साहब आए। ये कौन है, ये आर.एम. व्हीलर है। इट वॉज आर.एम. व्हीलर after he took over the Director General of ASI in 1944 who rectified this problem। अब इन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि यार आपको तो स्टेटोग्राफी भी मेंटेन करना चाहिए, आप वो इग्नोर कर रहे हो। Wheeler recognized this it as a necessity to follow the stratigraphy of the mound rather than dig mechanically along uniform horizontal line। तो इन्होंने क्या किया कि हमें स्टेटोग्राफी को भी मेंटेन रखना होगा, हमें स्टेटोग्राफी को भी नज़र में रखना होगा, rather than to dig horizontally। हॉरिजेंटल डिगिंग करने से अच्छा है कि हम ये अपने स्टेटोग्राफी को भी मेंटेन रखे। तो यही इनका मानना था। एंड ही वॉज एन आर्मी ऑफिशियल ऑल्सो। moreover he is an ex army brigadier। He brought with him a military persuasion to the practice of archaeology। तो इन्होंने मिलिट्री यूनिट भी अपने साथ लाया आर्कियोलॉजिकल काम करने के लिए। द फ्रंटायर हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल
और नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्री। हाँ, तो ये तो सीधी सी बात है कि प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्री से हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी उसके पार्ट्स हैं और कुछ पार्ट इंडिया में भी हैं, तो उसका तो आज के टाइम से कुछ लेना देना है ही नहीं बाउंड्रीज के, आज की बाउंड्री से। हाउएवर with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major known site has become the part of Pakistan। तो ये तो हमें पता ही है कि मेजर साइट जो हैं वो पाकिस्तान में है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेजर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जो जो हमारे जैसे ये मोहनजोदारो कहाँ है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा हो गए, बालाकोट हो गए, चांदूदारो हो गए, तो ये सारे जो मेजर साइट्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो जो आप देख रहे हो हड़प्पा और मोहनजोदारो तो सबसे बड़े बड़े सिविलाइजेशन थे। तो ये दोनों भी कहाँ है, ये पाकिस्तान में, ये इंडिया का बाउंड्री रहा, हमारा प्यारे इंडिया की बाउंड्री है ये गुजरात का साइड, ये राजस्थान का साइड है, इधर आके आपका गुजरात। तो तो इधर से इधर आपका पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में आप देख सकते हो मेजर साइड है, और इंडिया में जो है आपको मेजरली गुजरात के साइड में और हरियाणा और थोड़े से राजस्थान के साइड में ही इसका एविडेंस देखने के लिए मिलता है। तो प्रॉब्लम यही आ रही थी यहाँ पर कि पाकिस्तान में ही ज़्यादातर चीज़ें अभी भी हैं। दिस हैज़ स्पर्ड इंडियन आर्कोलॉजी ट्राई एंड लोकेट साइट इन इंडिया एंड एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ हैज़ रिवील्ड अ नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट एंड एक्सप्लोरेशन इन पंजाब हरियाणा हैव एडेड टू द लिस्ट ऑफ हड़प्पन साइट वाइल कालीबंगान लोथल राखी ग्रेन मोस्ट रिसेंटली धौलावीरा हैव बीन डिस्कवर्ड। ये यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब इन्होंने इधर ये मेजर हड़प्पन साइट्स यहाँ पर मिले, तो इन्होंने क्या किया, इंडिया में भी डिगिंग पर्पस चालू किया, यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए, तो यहाँ पे भी इन्होंने कई सारे साइट्स यहाँ पे खोजे, जैसे धौलावीरा हो गया, नागेश्वर, राखीगिरी, कालीबंगान, बेनीवाल, इन्होंने नए नए साइट्स हैं इंडिया में भी खोजे, तो यही इसमें बताया जा रहा है। Over the decades, new issues have assumed importance. When some archaeologists often need to obtain cultural sequence, other tries to understand the logic, understanding the location of the specific site. They also graph with the wealth of artifact, trying to figure। यहाँ पे कुछ important है ही नहीं भाई, ये बस कल्चरल सीक्वेंस को यहाँ पता करने के बारे में बात बोला जा रहा है। Since the 1980s, there has also been growing international interest in हड़प्पन आर्कियोलॉजी। अब 1980s आते आते इंटरनेशनल इंटरेस्ट जगने लगा हड़प्पन साइट पे। इंटरनेशनल मतलब फॉरेन कंट्री से भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। नए नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज से अब यहाँ पे एग्जिबिशन का काम होता है। दीज आर यूजिंग द मॉडर्न साइंटिफिक techniques including the recover surface exploration to recover the trace of clay, stone, metal and animal remains, as well as to minutely analyze every scape of available evidence। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे किस तरह से आर्कोलॉजिकल सर्वे एग्जिबिट करते हैं और चीज़ों को खोजते हैं। देखिए यहाँ एक छोटा सा पिक्चर है जो मैंने अटैच करा हुआ है। दिस एक्सप्लोरेशन प्रॉमिस टू द यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन द फ्यूचर। अब ये जो एक्सप्लोरेशन है, हो सकता है इससे हमें फ्यूचर में कुछ और नई नई चीज़ों के बारे में पता चलने का मौका मिले। प्रॉब्लम ऑफ पिसिंग टुगेदर द पास्ट। अब भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम पास्ट को पीसिंग टुगेदर, मतलब ये तो आर्कियोलॉजिस्ट की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये आपने जब पिछली वीडियोस देखे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में आर्कियोलॉजिकल भी कंफ्यूज हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि इनका यूज किस चीज़ में होता होगा एक्चुअली। तो बस उसी तरह यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, एज वी हैव सीन, इट इज़ नॉट हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, रदर इट इज़ मटेरियल एविडेंस। क्योंकि हड़प्पन का कोई उस टाइम में स्क्रिप्ट हमें देखने को मिला नहीं है। स्क्रिप्ट तो आपको पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने, बस वही स्क्रिप्ट है। तो हमें ज़्यादातर चीज़ें जो पता चली वो मटेरियल एविडेंस से ही पता चला है। दैट अलाउ आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ, जो कि हड़प्पन लाइफ को बेटर रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर रहा है, जो मटेरियल एविडेंस है। These material could be pottery, tool, ornaments, outsole of the etc। ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे pottery, tool, ornament, household object, कुछ भी हो सकते हैं। Organic materials such as cloth, leather, wood and reeds generally decompose। और जो organic materials होंगे जैसे कि cloth हो गए, leather, wood हो गए, ये तो समय के साथ डिकम्पोज हो ही गए होंगे, स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन, और खास करके ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पर कि बरसात बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो डिकम्पोज हो ही गए होंगे। व्हाट्स सर्वाइव आर स्टोन, बर्न क्ले एंड टेराकोटा, जैसे कि मॉडल हो गया, मेटल्स, ये सारी चीज़ सर्वाइव करें। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वन ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन थ्रोन अवे, अदर थिंग्स वेर प्रॉब्ली हैव बीन रिसाइकल्ड कंसिक्वेंटली। अब हमें ये भी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें जो भी सामान मिल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे से वहाँ पर, वो वही हमें वही सारी चीज़ मिल रहे हैं जो कि टूटे फूटे हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ मिले, ये किसी हाथी का हो सकता है, कोई टेराकोटा मॉडल हो, या किसी गाय का हो सकता है मॉडल हो, ये काव का मॉडल लग रहा है, ये एलिफेंट का मॉडल लग रहा है, और ये सारे टूटे फूटे चीज़ ही हमें मिले हैं। क्योंकि जो भी
अच्छी चीज़ होंगी उसको रिसाइकल कर दिया होगा और आगे के जनरेशन टू जनरेशन उसका प्रचलन हुआ होगा। वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट दैट आर फाउंड इंटैक्ट विच ईदर इन पास्ट हॉर्ड आर हॉर्ड्स, ये मैंने आपको बताया था हॉर्ड क्या होता है, एंड नेवर रिट्राइव्ड। इन अदर वर्ड्स सच फाइंड आर एक्सीडेंटल रेदर देन टाइपिकल। तो हॉर्ड्स की जो फाइंडिंग थी वो एक्सीडेंटल थी, वो टाइपिकल नहीं थी, वो कभी कभी ही मिलती थी, हर जगह नहीं मिलती थी। Classifying one simple principle of the classification in term of materials such as stone, clay, metal. The second, पहला तो आपको यही है कि clay, metal, bone, ivory, यही सबसे हमें पहला क्लासिफिकेशन मिल रहा है। एंड द सेकंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म ऑफ फंक्शन। आर्कोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस आर्टिफैक्ट, टूल, ऑर्नामेंट और बोथ समटाइम मीन फॉर रिचुअल यूज। अब आर्कोलॉजिकल को कुछ कुछ चीज़ों का इंटरस्पेट भी करना पड़ता होगा कि ये टूल्स है ऑर्नामेंट का यूज़ क्या है एक्चुअली, क्या इनका कोई रिचुअल यूज़ में है या फिर बोथ, एवरीडे यूज़ भी है, रिचुअल यूज़ भी है, बोथ भी हो सकता है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द आर्टिफैक्ट ऑफ एन रिजेंबल विद प्रेजेंट डे बीड्स, क्विंट्स, स्टोन ब्लेड एंड पोर्ट्स ऑब्वियसली एग्जांपल, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। Sometimes archaeologists have to take resource to indirect evidence. For instance, through though there are trace of cotton at some Harappan site. अब कॉटन देखो, ज़्यादातर कॉटन तो डिकम्पोज हो गए हैं, लेकिन डिकम्पोज कॉटन भी तो बचे हुए होंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, फिर 5000 ईयर्स ही हुए हैं। तो हो सकता है जो अर्ली लेटर हड़प्पा का जो कॉटन होगा उसका डिकम्पोजिंग मटेरियल बचा हुआ होगा, तो वो हड़प्पन साइट्स पे मिले हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पर लोग जो क्लॉथिंग को लेकर बहुत ही अवेयर थे। एंड आर्कोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे आर्कोलॉजिकल को फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप करने में ईजी हुआ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। Rapunzel found that we have seen that the first Rapunzel that was found could not understood till archaeologist had a context in which it to play। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया अभी था कि जो सबसे पहला सील, जो आपने ये वाला सील यहाँ जो सबसे पहले पेज में था, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक कंफर्म नहीं है कि इस सील का मतलब क्या है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ों का मतलब पता नहीं चल रहा है, बोथ इन टर्म ऑफ कल्चरल सीक्वेंस इन विच इट फाउंड एंड इन टर्म ऑफ कंपेरिजन विद फाइंड मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया के फाउंड से भी इसको कंपैरिजन करा जा रहा है, लेकिन तब पर कुछ पता नहीं चल रहा है वहाँ पे। प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। द प्रॉब्लम ऑफ आर्कोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस। रिलीजियस प्रैक्टिस को एविडेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन ये हमें पता चल ही गया था। दिस इंक्लूड टेराकोटा फिगराइन ऑफ वोमेन। अभी यहाँ एक वोमेन का फिगराइन बताया गया है, हैवीली ज्वेल्ड सम ऑफ द, ये पिक जो है ये बुक में है, ये आपका ये टेराकोटा मॉडल ऑफ मदर, जिसको मदर गॉडेस भी कहा जाता था, जो कि हैवी ज्वेल्ड है। देख सकते हो यहाँ पे ज्वेलरीज काफ़ी सारे हैं। दे वे रिगार्ड एज अ मदर गॉडेस, और इसको मदर गॉडेस ऐसा माना जाता है, ये आर्कोलॉजिस्ट ने माना है कि हो सकता है ये मदर गॉडेस हो। रेयर स्टोन स्टैचू ऑफ मैन एंड ऑल्सो फाउंड, जैसे कि प्राइस्ट किंग का वो रेयर स्टैचू था, तो हो सकता है उसके हम लोग किंग भी मान रहे थे क्योंकि वो बहुत ही रेयर स्टोन से बना हुआ था। ग्रेट बाथ एंड फायर अल्ट्रास फाउंड एट कालीबगान एंड लोथल। और ग्रेट बाथ और फायर अल्ट्रास, ये ग्रेट बाथ है और ये फायर अल्ट्रास है। ग्रेट बाथ का तो यूज़ में हमने आपको बताया ही था कि इसका यूज़ रिचुअल पर्पस के लिए होता था, फायर अल्ट्रास का भी यूज़ रिचुअल पर्पस के लिए होता था, वर्शिपिंग के लिए होता था, ये इंक्लिनेशन प्रोसेस के लिए नहीं था। और क्योंकि लोग तो वहाँ पे दफनाते थे आदमी को, वो जलाते नहीं थे उस टाइम पे, तो इंक्लिनेशन पर्पस के लिए तो ये था नहीं, ये रिचुअल पर्पस के लिए था, हड़प्पन्स के लिए फायर अल्ट्रास। Attempts has been made to attempts have also made to reconstruct religious belief, religious belief को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए भी अटेम्प्ट किए गए। अदर विथ प्लांट मोटिव आर thought to indicate nature worship some animals such as one horn animal often called the unicorn। ये यूनिकॉर्न का भी वहाँ पर हमें सील देखने को मिला है, स्टेचू देखने को मिला है। और हमें प्लांट मोटिव से भी हमें ये भी हम कह सकते हैं कि उस टाइम में हो सकता है आदमी नेचर की पूजा करते हो, पूजा पाठ में लगे रहते हो, और एक यूनिकॉर्न जो ये भी रेयर स्टोन से बना हुआ मिला था, तो इसका भी पूजा लोग करते होंगे, ये ऐसा माना जाता है। समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल। अब देखो यहाँ पे इन सम सी फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेकिन यौगिक पोस्चर समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल हैव बीन रिगार्डेड एज डिपिक्शन ऑफ प्रोटो शिवा। अब वहाँ पे भगवान शिव का एक आप कह सकते हो स्टैचू मिला है जो कि यौगिक पोस्चर में बैठे हुए थे और कुछ एनिमल उनको घेरे हुए रहते थे। इन अर्ली वन ऑफ द मेजर डीटी हिंदुइज्म, ये हिंदुइज्म के एक डीटी है, मेजर डीटी है। बिसाइड कॉनिकल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगा, और लिंगा जो शिवलिंग है वो इसको
माना जाता है मैनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन रिलीजियंस आर मेड ऑफ एजम्पशन दैट लेटर ट्रेडिशन प्रोवाइड पैरेलल विथ अर्लियर वन। तो जो लेटर हड़प्पा होगा वो पैरेलल होगा अर्लियर वन से, मतलब जितने भी सारे कल्चर्स होंगे वो सेम ही होंगे, वो बदले नहीं होंगे। तो अब ये लास्ट है, लेट अस लुक फॉर द इंटेंस द प्रोटोसिवा। और ये प्रोटोसिवा सील जो, ये आप जो सील देख रहे हो, तो ये देख रहे हो ना, कोई यौगिक पोस्चर में बैठे हुए कई सारे एनिमल्स इनको घेरे हुए हैं। और लिंगा है, इनको लिंगा भी बोला जाता था, माना जाता है। हम भी आज इनको शिवलिंग ही बोलते हैं, शिवलिंग। द ऋग्वेदा मेंशन इज अ गॉड नेम रुद्रा, और ऋग्वेदा में भी इनका नाम मेंशन है गॉड रुद्रा के नाम से। लिंगा इज अ पॉलिश स्टोन दैट वाज वर्शिप्ड इन द सिंबल ऑफ शिवा। तो ये आप लोग तो जानते होंगे शिवलिंग की हम लोग पूजा पाठ करते हैं, विच इज नेम फॉर शिवा इन लेटर पौराणिक ट्रेडिशन। तो शिवा जिसका नाम है, यह तो आप लोगों को पता ही हो। However, unlike Shiva, Rudra in ऋग्वेद neither depicted as पशुपति, लॉर्ड ऑफ एनिमल जनरल। अब इनको क्या हो रहा है, अनलाइक शिवा रुद्रा इन द ऋग्वेद इज neither depicted as पशुपति लॉर्ड ऑफ नॉर एज अ योगी। ऋग्वेद में जो है इनको डिपिक्ट किया गया है पशुपति, जो कि एक आप कह सकते हो कि लॉर्ड ऑफ एनिमल की तरह डिपिक्ट किया गया है, योगी के तौर पे इसको डिपिक्ट नहीं किया गया है। इन अदर वर्ड दिस डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा इन ऋग्वेदा। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन जो है ऋग्वेदा से मैच नहीं खा रहे हैं। ऋग्वेदा में कुछ और कहा गया है, पशुपति का नेदर डिपिक्टेड पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल। अच्छा, ऋग्वेदा में इसको पशुपति के द्वारा भी डिपिक्ट नहीं किया गया और योगी के भी द्वारा डिपिक्ट नहीं किया गया है। ऋग्वेदा में बस इसे रुद्रा और शिव भगवान माना गया है। तो ये डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा इन ऋग्वेदा। तो रुद्रा का ऋग्वेदा में डिपिक्शन जो जो मिला है वो सेम नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। In this then possibly as someone as some archaeological have suggested। तो अब कुछ आर्कोलॉजिस्ट क्या कर रहे हो सकता है ये समन्स हो। समन्स क्या होता है, समन्स आर मैन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर एज वेल एज एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर वर्ल्ड। तो अब समन्स वो होते हैं जो कि एक टाइप से कलम मैजिकल आदमी होते हैं, वो मैजिक पर्पस के लिए वो फेमस होते हैं, जादूगर आप कह सकते हो। तो इन ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा से यदि अब हटो तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था ये जो सील है ये हो सकता है कोई समन हो जो कि जादूगर होगा, जो कि दूसरे दुनिया से भी कम्युनिकेट कर सकता होगा। ऋग्वेदा से इसका कोई दूर दूर तक ऐसा मानना नहीं था। तो बस यहीं तक थी हमारी चैप्टर। होप यू अंडरस्टैंडिंग इन वेरी वेल। यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो नया चैनल है, अभी अभी थोड़ी शुरुआत में हो सकती है थोड़ी दिक्कतें आए, लेकिन समय के साथ सब चीज़ सही हो जाएगा, ये तो मेरी तरफ से गारंटी है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।